दोस्तों नमस्कार। रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा वीडियो चल रहा था वर्ण विचार के बारे में, और वर्ण विचार के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हम पार्ट 5 पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार के बारे में, तो जिसमें हमने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ लिया था। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा था बाह्य प्रयत्न। आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे कि बाह्य प्रयत्न के कौन कौन से भेद हैं और वो कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाह्य प्रयत्न हमारा 4 प्रकार का होता है। घोष, अघोष, अल्प प्राण, चौथा होता है महाप्राण। पहला होता है घोष, दूसरा अघोष, तीसरा अल्प प्राण और चौथा होता है महाप्राण। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि हम कभी भूले नहीं, और हम बिना किसी सूत्र के इनको किस प्रकार से एक तालिका के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो इस तरह का हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो व्यंजन होते हैं इनमें 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। इस तरह से हम इनको जमा लेंगे। कै वर्ग में कै, खे, गै, घै, अंग। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, अनै। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अणै। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, नै। पै वर्ग में पै, फै, भै, भै, मै। इस तरह से हम इनको जमाएंगे। कै वर्ग का हम यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। टै वर्ग, तै वर्ग और ये हो गया पै वर्ग। कै वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा हो गया? कै। दूसरा हो गया ख, तीसरा हो गया ग, चौथा हो गया घ और ये हो गया 5वां अंग। तो इसको हम घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि हम इनको किस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इसमें कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है। जो भी कै वर्ग है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो यानी कि सभी वर्ग कौन कौन से हैं? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग।
सभी पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। तो इसमें सारे वर्ग आ गए। इसमें पहला जो वर्ण है, जैसे क वर्ग का क, दूसरा है ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, ट वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। तो सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। पहले और दूसरे वर्ण कौन कौन से हो गए? ये पहला वर्ग, ये क वर्ग का पहला वर्ण हो गया, ये हो गया दूसरा। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको याद करने के लिए इसमें हम तीनों प्रकार के क्षय, तो ये हो गए हमारे अघोष वर्ण। क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। एक तो पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। अब बात आती है कि अघोष जो वर्ण होते हैं वो हम किसे कहते हैं? यानी कि इसकी परिभाषा हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे गले में कोई भी गूंज उत्पन्न नहीं होती है, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि घोष का मतलब क्या होता है? कोई गूंज होती है। घोष का मतलब क्या होता है? गूंज। हमारे गले के अंदर कंपन होता है, गूंज होती है। तो अघोष का मतलब कोई भी गूंज नहीं होती है। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे गले के अंदर किसी प्रकार की गूंज उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब हमने ये कैसे लेकर और मैं तक, इनको हमने इस तरह से जमा लिया और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको हमने 5 वर्ण तक हमने इनको लिख लिया। अब हमें इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल तरीका है। हमने पहला वर्ण ले लिया और दूसरा ले लिया, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण ले लिया, तो क्या हो गए? 10 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई? 13 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई, क्योंकि 2 पंजे 10 और तीनों प्रकार के क्षय, ये हो गए 3, 13। ये हो गया तालव्य क्षय, ये मूर्धन्य क्षय और ये दंत क्षय। अब हम बात करते हैं घोष वर्णों के बारे में। अघोष वर्णों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात आती है कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अक्सर परीक्षाओं में घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पूछा जाता है, तो हम कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें हम अच्छी तरह याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए हम सीधा सा है कि हम इस तरह की तालिका बना लेंगे और इन्हें इस प्रकार से सभी वर्गों के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण है उनको इसी क्रम में रखेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम घोष वर्णों के बारे में। इधर हमने लिख लिया घोष, लिख लिया। घोष का मतलब होता है गूंज, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे गले में कोई घोष उत्पन्न होता है या कोई गूंज उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम घोष वर्णों के नाम से जानते हैं। अब घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यानी सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। सभी वर्ग कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई कुल मिलाकर के, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, इस तरह से 3, 6, 9, 12 और 15। इनके अलावा हम क्या करेंगे? इनके अलावा हम अंतस्थ वर्ण जो होते हैं,
जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनको भी इनमें शामिल करेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। य, र, ल और व। इस प्रकार से जो 15 हो गए, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। इनके अलावा इसमें हम सभी स्वरों को शामिल करेंगे, इनको भी जोड़ेंगे। तो हमने स्वरों के बारे में पहले पढ़ लिया था कि स्वर कुल मिलाकर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। इस प्रकार से जो घोष वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। अगर हम इनका टोटल करते हैं, इनका कुल योग करते हैं तो 3, 6, 9, 12 और 15। 15 ही हो गए। 15 में हमने 4 जोड़ा, 16 हो गए। 15 में हमने 4 जोड़ा, 19 हो गए। 19 और 11 कितने हो गए? 30 हो गई। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी आ गई? 30 आ गई। तो इस प्रकार से हम इस तालिका के माध्यम से घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, घोष वर्ण और अघोष वर्णों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और इसी तालिका के माध्यम से हम अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्णों को भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। वो किस प्रकार करेंगे? इन्हें हम पहले मिटाएंगे। तो इस प्रकार से हमने घोष वर्ण और अघोष वर्णों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्णों के बारे में। सबसे पहले हम अल्प प्राण वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के अंदर से कम मात्रा में बाहर निकलती है, प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? इनमें सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। सभी वर्गों के पहला वर्ण, कै वर्ग का पहला वर्ण हो गया। इसके बाद है तीसरा वर्ण, ये हो गया गै। इसके बाद में पांचवा वर्ण कौन सा हो गया? अंग। इसी तरह से च वर्ग का पहला वर्ण च हो गया, च वर्ग का तीसरा जय, च वर्ग का पांचवा अनय। इसके बाद में ट वर्ग आता है, ट वर्ग का पहला ट और तीसरा वर्ण ड, इसके बाद में अनय, ये पांचवा। इसी तरह से हम त वर्ग में भी लेंगे और प वर्ग में भी लेंगे। इसके अलावा क्या लेंगे? पहला वर्ण हो गया सभी वर्गों का, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? ये, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन ये हमने अभी पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल और व होते हैं। ये फिर भी हम याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसके अलावा सभी स्वर तो इस तालिका के माध्यम से हम इनको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। पहले वर्ग का पहला वर्ण, इस पे गोला लगा लिया, फिर तीसरा वर्ण, इसके बाद में पांचवा वर्ण। इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? एक वर्ग में 3 अक्षर हो गए, तो 5 वर्गों में कितने हो गए? 15 हो गए। 15 के अलावा अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, इसमें हम 4 जोड़ेंगे। इसके बाद में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये भी हमने जोड़ लिए। तो 15 और 4 19 और 11 30। इनकी संख्या भी हिंदी व्याकरण में अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो भी 30 होती है। इस तरह से इस तालिका के माध्यम से हम इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं महाप्राण वर्णों के बारे में।
तो हम बात करते हैं महाप्राण वर्णों के बारे में। अल्प प्राण वर्णों के बारे में हमने पढ़ लिया और अब हम महाप्राण वर्णों के बारे में बात करेंगे। तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर से प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, तब वो वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी वर्गों का ये हमने देख लिया था कि पहला वर्ण कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से हमने ये अल्प प्राण वर्ण जब पढ़े थे तो हमने अध्ययन कर लिया था। इसी तरह से हम याद करेंगे दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इसी तरह से सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। तो क वर्ग का दूसरा हो गया ख और क वर्ग का चौथा जो वर्ण है वो हो गया घ। छ वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया छ, च वर्ग का चौथा वर्ण हो गया झ। इसी तरह से ट वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया ठ और ट वर्ग का चौथा वर्ण हो गया ढ। इसी तरह से त वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया थ और त वर्ग का चौथा वर्ण ढ। प वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया ह, प वर्ग का चौथा वर्ण हो गया भ। इस तरह से सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, ये आपको पता चली गया इस तालिका के माध्यम से कि कौन कौन से इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, इसमें तीनों प्रकार के जो श हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और इनके अलावा है भी इसमें शामिल होगा। यानी कि हम इसको याद करने के लिए हम ऊष्म व्यंजन जो हमने पहले पढ़े थे उनको याद कर सकते हैं कि महाप्राण वर्णों के बारे में सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके अलावा इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, कोई ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो गई सब, यानी कि हमने क वर्ग ले लिया, क वर्ग में कितने हैं, ख और ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग में से हमने दो दो ले लिए तो 5 वर्ग हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई 10। और इसके अलावा इसमें हमने जोड़ा है ऊष्म व्यंजन जो 4 है, श, स है। इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई 14। तो इस तरह से हम इस तालिका के माध्यम से इन घोष व्यंजन, घोष वर्ण, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार का इन चारों में से या स्वर और व्यंजन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो हम इस तालिका के माध्यम से अच्छी तरह से बता सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ण विचार का टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और अगर कोई कमेंट्स बॉक्स में कोई सुझाव आता है तो हम एक दो जो लाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अगर रह गई है तो हम आगे के वीडियो में उसे शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप अवश्य भेजें ताकि हम और अधिक सुधार कर सके। धन्यवाद।